अस्सलाम वालेकुम। बायो 101 ऑल करंट फाइनल टर्म पेपर्स। आज हम इनको सॉल्व करेंगे। ये सब्जेक्टिव बेस्ड वीडियो होगी और इन क्वेश्चन से आई होप आपका बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपके सामने ही इनको सॉल्व करूंगी और साथ साथ हम इनकी प्रिपरेशन भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एगर। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको एगर पढ़ते हैं और अमेरिकन एक्सेंट में इसको एगर पढ़ते हैं। ठीक है, आप जो भी पढ़ें इसको इसको हम मैंने इसको भी सर्च किया अभी। एक सेकेंड देखिए। एगर इज अ जिलेटिनस सब्सटेंस। ये एक जिलेटिनस सब्सटेंस होती है डिराइव्ड फ्रॉम द रेड एल्गी। ठीक है, एंड कॉमनली यूज्ड इन माइक्रोबियोलॉजी एंड फूड प्रिपरेशन। इसके जो यूजेस हैं, एक तो माइक्रोबियोलॉजी के अंदर इसका यूज़ है और दूसरा इसका यूज़ है फूड इंडस्ट्री में। अगर माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, एगर इज यूज एज अ सोलिडिफाइडिंग एजेंट इन द माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर मीडिया वेयर इट इज प्रोवाइड सरफेस फॉर द ग्रोइंग द बैक्टीरिया फंजाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर हम फूड इंडस्ट्री की बात करें, एगर इज यूज एज अ वेजिटेरियन सब्सटीट्यूट फॉर द जिलेटिन इन द फूड प्रोडक्ट्स। इतना आप कर लें, काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एडोप्टेशंस ऑफ आर्थ्रोपोड्स। एडोप्टेशंस कहते हैं मॉडिफिकेशंस या चेंजिंग्स जो कि टाइमली मतलब विद इन टाइम जो चेंजिंग्स आती हैं उनको हम एडोप्टेशंस बोलते हैं। पॉजिटिव चेंजेस को एडोप्टेशंस बोलते हैं। अब आर्थ्रोपोड्स के अंदर क्या एडोप्टेशंस हैं हम उसको देखेंगे। पहले तो हम ये देखें ना कि आर्थ्रोपोड्स हमारे पास क्या है। द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द एनिमल्स ऑन द अर्थ, ये हमारे पास आर्थ्रोपोड एमसीक्यू भी बन सकता है। लेवल डिवेलप्ड अ वाइड रेंज ऑफ द एडोप्टेशंस दैट हेल्प देम सर्वाइव इन द डाइवर्स इन्वायरमेंट। मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में इनको सर्वाइव करने के लिए इन्होंने कुछ एडोप्टेशंस जो हैं वो अडॉप्ट कर ली हैं। सम की एडोप्टेशन जिसमें है, एक तो एक्सोस्केलेटन, इनका एक होता है एंडोस्केलेटन, एक होता है एक्सोस्केलेटन। एक्सो मीन कि उनका जो स्केलेटन होता है वो बाहर की तरफ होता है, जैसे काइटिनस क्यूटिकल। इसका फंक्शन होता है कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन करना फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड प्रिवेंट्स वाटर लॉस। और पानी का लॉस भी ना हो, इसकी दो बेनिफिट्स हैं। और किसी का शिकार भी ना हो जाए इजीली, तो वो उसको प्रिवेंट करता है। और एक एक्सोस्केलेटन इसका एडॉप्टेशन है। दूसरा इसका है सेगमेंटेड बॉडी प्लान्स। और इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है, प्रोवाइड्स अ मॉड्यूलर डिज़ाइन दैट अलाउज फॉर द स्पेशलाइजेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। और इसका जो दिस बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट सच एज द हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। ये सारे उनमें डिवाइड, जैसे इंसेक्ट्स की बॉडी होती है उस तरीके से। और जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं इनके। उसका फंक्शन ये होता है कि एफिशिएंट मूवमेंट, उनकी मूवमेंट इजीली हो सके। उसके दरमियान जॉइंट्स होते हैं, जो भी इनकी बॉडी होती है उनके दरमियान जॉइंट्स होते हैं, ताकि वो इजीली वॉक कर सकें, स्विम कर सकें या किसी चीज़ को ग्रैस्प कर सकें, पकड़ सकें। ठीक है। और नेक्स्ट है, इसके कंपाउंड आइज़ होती हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी मॉडिफिकेशन है, मेटाफोर्सिस में है। और हाईली डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन्स हैं, बिहेवियरल एडॉप्टेशंस हैं, बहुत सारी एडॉप्टेशंस हैं। आप इसमें कोई से 5 से 6 अपने माइंड में रख लें। जैसे डिफेंस मैकेनिज्म है, तो अब आपको याद रहेंगे ना कि कौन कौन सी एडॉप्टेशंस हैं जो कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर हैं। उनको हेल्प करती हैं सर्वाइव करने में मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, डाइवर्स इन्वायरमेंट के अंदर। हर लिहाज से इस क्वेश्चन को हमने देख लिया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट आपके पास क्या होता है, लेट्स सी। ओके, additive effect refers to the combined result of the two or more factors or influences that when the combined produce a total effect that is equal to the sum of their individual effects। मतलब एडिटिव ऐड करना किसी चीज़ को, मतलब दो चीज़ों को कंबाइन करें, उनका जो इफेक्ट का जो सम निकलेगा वो उसके इक्वल होगा, वो जो इंडिविजुअल हैं उनके। ठीक है, उनको कंबाइन करने के। तो ये आपके पास एक एडिटिव इफेक्ट होता है। अगर इसको हम एग्जांपल से समझें, जैसे फार्माकोलॉजी होता है, व्हेन द टू ड्रग्स विद सिमिलर इफेक्ट्स आर टेकन टुगेदर एंड देयर कंबाइंड इफेक्ट इज सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट्स। फॉर इंस्टेंस, इफ द ड्रग यहाँ पे मेडिसिन की बात हो रही है, आर रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर बाय द 5 mmHg and drug B reduces it by the 3 mmG, their additive effect would be reduction of the 8 mmG व्हेन द टेकन टुगेदर। जब हम उनको इकट्ठा लेंगे तो वो कंबाइन कर लेंगे उन दोनों के इफेक्ट को, 5 को भी 3 को भी, तो रिजल्टेंट हमारे पास 8 होगा। तो ये हमारे पास ये एडिटिव इफेक्ट की एक एग्जांपल है। आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर। और फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं? एंड्रोशियम और गाइनोशियम। देखें, अब वैसे आपको अगर फ्लावर के सारे पार्ट्स के नेम याद होने चाहिए कि हमारे पास, मैं एक सेकंड एक्सकोली ड्रॉ भी ओपन कर लेती हूँ ताकि आपको मैं ड्रॉ करके समझा सकूँ। अगर यहाँ पे हम देखें,
यहाँ पे मेरी डायग्राम कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन आपका गुज़ारा हो जाएगा। देखिए, और यहाँ पे ये फ्लोर आपको मैं ड्रॉ कर दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे जो ग्रीन कलर वाली होती हैं वो आपके पास होती हैं सेपल्स, और ये जो कलरफुल होती हैं ये वाली, ये आपके पास होती हैं पेटल्स। और ये जो ये पार्ट है ये आपका ये फीमेल पार्ट कहलाता है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड और उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। यहाँ पे जो आपके पास एंथर होता है ये आपके पास मेल पार्ट होता है, जिसको आप स्टेमन भी बोलते हैं। इस ओवरऑल को हम कार्पल बोलते हैं और इसको हम स्टेमन भी बोलते हैं। आई होप ये कुछ पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बताने हैं। और फ्लावर आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग द सीड्स, जहाँ पे सीड्स बनते हैं, विच आर इसेंशियल फॉर द प्लांट प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स टिपिकली हैव द टू मेन टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक मेल होता है और एक फीमेल ऑर्गन होता है। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम स्टेमन बोलते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम पिस्टल या कार्पल बोलते हैं। जो अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया, ये फीमेल जो होता है इसको हम कार्पल भी बोलते हैं, पिस्टल भी बोलते हैं, और ये स्टेमन। यही दो ऑर्गन्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर के अंदर। जो हमारा क्वेश्चन था वो उसी का आंसर बन रहे हैं, ठीक है। और मज़ीद ये कि फीमेल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल है, और इसके अंदर मेल पार्ट के अंदर एंथर और फिलामेंट है। यहाँ पे देखें, ये आपके पास एंथर है और ये आपके पास फिलामेंट है, ये वाला स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है माइटोसिस क्या होता है। मियोसिस और माइटोसिस आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में भी, बहुत ही यूज टू कॉन्सेप्ट है, लाइफ साइकिल में ये पढ़ाया जाता है। देखिए, माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल की डिवीजन की एक टाइप है दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। मतलब सेल डिवाइड होना है और जो आपके चाइल्ड सेल्स बनेंगे वो बिल्कुल अपने पेरेंट सेल के आइडेंटिकल होंगे, मतलब सेम होंगे। ईच विद द सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स एज अ ओरिजिनल पेरेंट। दोनों के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद भी वही होगी जो कि पेरेंट के अंदर होगी। माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ। देखें, जो बाकी बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, अगर कट लग जाए तो वहाँ पे जो सेल रीजनरेट हो जाते हैं, वहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, माइटोसिस का। वहाँ पे मियोसिस नहीं हो रहा था। मियोसिस उस वक्त होता है जब वो रिप्रोडक्शन हो, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग की, नेक्स्ट मतलब कि जनरेशन क्रिएट करनी हो, उस वक्त होता है मियोसिस का प्रोसेस। लेकिन बाकी जो ओवरऑल होता है वो माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और अगर हम इसके स्टेप्स देखें, एक इंटरफेज होता है जिसमें स्टार्टिंग वाला होता है, जिसमें प्रिपरेशन फॉर द माइटोसिस, माइटोसिस की प्रिपरेशन हो रही होती है। और माइटोसिस का दूसरा जो स्टेप होता है वो एक्चुअल डिवीजन, जिसमें डिवीजन होती है। और थर्ड आपके पास है साइटोकाइनेसिस, जिसमें डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। ये आपने क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास है मेलेटिन एंड इट्स यूजेस। ये क्या होता है और इसके यूजेस क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये करंट पेपर्स के क्वेश्चन उठाए हुए हैं इस फाइल के अंदर सारे। ये आपके पास एक पेप्टाइड होता है दैट इज द मेन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द बी विनोम। ये बी विनोम का एक मेन एक्टिव कंपोनेंट है। इट इज़ अ स्मॉल प्रोटीन। ये बेसिकली मेलेटिन एक प्रोटीन है कंपोज्ड ऑफ 26 अमाइनो एसिड्स एंड हैज़ अ वेरियस बायोलॉजिकल इफेक्ट्स स्पेशली ऑन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ द जीन ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जीन का ट्रांसफर कैसे होता है, लेट्स सी। ओके, देखिए, जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया कैन अकर थ्रू द सेवरल मैकेनिज्म। बहुत सारे मैकेनिज्म है, अलाउइंग देम टू शेयर द जेनेटिक मटेरियल एंड पोटेंशियली एक्वायर न्यू ट्रेड्स सच एज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज, ये सारी चीज़ें। द थ्री प्राइमरी मेथड्स ऑफ द बैक्टीरियल जीन ट्रांसफॉर्मेशन इज, एक तो आपके पास है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजक्शन। ये थ्री प्रोसेस हैं जो कि मेन हैं। जीन ट्रांसफ़र होता है बैक्टीरिया के अंदर इन तीन प्रोसेस के थ्रू। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन। कंजुगेशन है ये, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें, अगर ये अलग से क्वेश्चन आता है आपका, is a process by which the bacteria take up the foreign DNA from their environment and incorporate into their own genome। बाहर से लेंगे फॉरेन डीएनए और अपने ही जीनोम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देंगे। और इसका प्रोसेस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब ट्रांसडक्शन आपके पास, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई इज अ बैक्टीरियम दैट कैन एक्वायर द जीन थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसकी एग्जांपल है। और ट्रांसडक्शन प्रोसेस आपके पास क्या होता है, इज अ प्रोसेस बाय विच द बैक्टीरिया एक्वायर द न्यू जेनेटिक मटेरियल थ्रू द बैक्टीरियो
फेजेस, वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, उसके थ्रू ये करते हैं। और इसका ये प्रोसेस मेंशन है, इसकी एग्जांपल देखें, बैक्टीरियम इकर्चिया कोलाई can acquire the genetic material through the transduction via the bacteriophages. और conjugation का process है, conjugation is a form of the gene transfer where the genetic material is directly transferred from the one bacterium to another. मतलब एक बैक्टीरिया से एक दूसरे बैक्टीरिया में डायरेक्टली ये पास आउट होता है फिजिकल कनेक्शन से, ये इसको conjugation बोलते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है Escherichia coli is a well-known example of the bacteria that undergoes the conjugation, ठीक है। सबकी एग्जांपल्स भी आपने याद रखनी है, और इनका जो मेन की पॉइंट्स यहाँ पे अलग से बताए हुए हैं, ये भी एक एक लाइन से भी आप समझ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन है इन्वॉल्व्स द अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और ट्रांसडक्शन आपके पास है इन्वॉल्व्स द जीन ट्रांसफर मीडिएटेड बाय द बैक्टीरियोफेजेस, और कंजुगेशन है इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ द डीएनए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं। ये एक स्टूडेंट का फीडबैक था, अब ये नेक्स्ट है आपके पास पेपर 1। ये डिफाइन द हॉटस्पॉट स्पीशी, ये वो वाला हॉटस्पॉट नहीं है जहाँ हम मोबाइल से लेते हैं। एक सेकेंड, इसको सर्च करते हैं। ये देखें, हॉटस्पॉट स्पीशी रेफर्स टू द स्पीशीज दैट फाउंड इन द एरियाज ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफन एसोसिएटेड विद द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। मतलब ये एक ऐसी स्पीशी है जो वहाँ मिलती है जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो। बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन लिविंग होता है, डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी मीन्स के वेरिएशंस, चेंज को बोलते हैं, एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, उस जगहों पे ये होती हैं हॉटस्पॉट स्पीशीज। In this context, biodiversity hotspots are the regions that are rich in endemic species that are found nowhere else in the world। ऐसी species जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती, सिर्फ उस जगह पे हैं, तो वो regions जो कहलाते हैं ना, वो biodiversity hotspots regions कहलाते हैं, ठीक है। इसकी जो की characteristics हैं इन species की, endemism होता है, ecological importance होती है, vulnerability, conservation priorities होते हैं, ये इनकी properties हैं। एग्जाम्पल्स में आपके लिए पांडा जैसे हो गया, जाइंट पांडा, और गैलापागोस टोटाइज, ये भी इन दो की एग्जाम्पल्स है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट स्पीशीज़ की। ये एग्जाम्पल्स आप याद कर लें, एग्जाम्पल्स ज़रूर देनी होती है साथ डिफाइन करके। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नीश एंड हैबिटेट। हैबिटेट तो लिविंग एरिया जहाँ पे कोई स्पीशी रह रही है, वो उसका हैबिटेट है। अब नीश को भी हम देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इकोलॉजी से रेलिवेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि बायो है ना, बायो के अंदर आपको बायोलॉजी, इसके अंदर बहुत सारी बाकी टर्म्स भी आती हैं। इसके अंदर बॉटनी होगी, जोलॉजी होगी, इकोलॉजी होगी। इकोलॉजी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, बॉटनी प्लांट से रिलेटेड होती है, जोलॉजी होती है जो एनिमल से रिलेटेड होती है। तो लाइक हमने पहले क्वेश्चन जो जैसे एंथ्रोपोड्स पढ़ा था, तो वो जोलॉजी से रिलेटेड था। तो इस तरीके से ये आपको डिवाइड किया हुआ है बायो को, ठीक है। द टर्म नीश एंड हैबिटेट आर ऑफन यूज इन इकोलॉजी, देखो उन्होंने पहले पहले बता दिया जैसे मैंने कहा, बट दे हैव डिस्टिंक्ट मीनिंग्स, लेकिन इन दोनों के मीनिंग थोड़े से डिफरेंट है। हैबिटेट आपके पास होता है एक फिजिकल इन्वायरमेंट जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म लिव कर रहा है, रहता है, ठीक है। और जो उसकी लोकेशन हो गई, जहाँ पे वो सारी चीज़ें आ जाती है, उसका टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, फूड अवेलेबिलिटी, ये सारी उसके अंदर आती हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स में देखें कि अ पॉन्ड, अ फॉरेस्ट, एक तालाब हो गया, एक जंगल हो गया, एक सहरा हो गया, ठीक है, ये कोरल और कोरल रीफ्स हो गया, ये सारी एग्जाम्पल है हैबिटेट की। ये स्पीशीज़ के लिए हैबिटेट है, वहाँ पे हर हैबिटेट में स्पीशी डिफरेंट होगी। अच्छा, की पॉइंट्स इसके नहीं, अब नीश को देखते हैं हम। नीश इसकी डेफिनेशन है कि हमारे पास रेफर्स टू द रोल और अ फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन द इन्वायरमेंट। एक इन्वायरमेंट के अंदर उस स्पीशी का जो रोल है, जो फंक्शन है, वो हम उसको बोलेंगे नीश बोलेंगे, ठीक है। इट इनकम्पासेस हाउ द ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद द बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक। ये सारा कुछ देखता है, इसमें इन्वॉल्व होती हैं चीज़ें कि एनिमल जो है या स्पीशी जो है वो बायोटिक इन्वायरमेंट और एबायोटिक इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट कैसे कर रहा है, या उसको अफेक्ट कैसे कर रहा है। अब बायोटिक मीन लिविंग, लिविंग में आपकी चीज़ें आती जाती हैं जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और एबायोटिक में आती है नॉन लिविंग, जैसे आपके पास एयर हो गई, हवा, वाटर हो गया, सॉइल हो गई, वो आपके पास एबायोटिक हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स में अभी नीश माइट इन्वॉल्व द pollinating the flowers while feeding on the nectar and its role is to ecosystem include the facilitating the plants reproduction। बता रहे हैं कि ये इसमें ना वो जो पोलिनेशन का प्रोसेस होता है कि एक फ्लावर से उसका रस चूस के वो किसी और फ्लावर पे जाके गिरा देती हैं, या उसका जो भी वो होता है
स्टिग्मा से उसका लेकर ग्रेन्स वहाँ पे जाके गिरा देती हैं, तो एक एक यहाँ पे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस में भी हेल्प कर रही हैं, फैसिलिटेट कर रही हैं, और ये इन्वायरमेंट के ऊपर अफेक्ट कर रही है। एक बी जो है वो एक इन्वायरमेंट के ऊपर अफेक्ट कर रही है, तो ये एक निश की एक एग्जांपल है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टॉर्पर, गिव एन एग्जांपल। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अच्छा, वैसे इसका जो पीछे वाला लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, उसका इस तरीके से आप लिखेंगे ना टेबल फॉर्म में, तो वो ज़्यादा बेस्ट लगेगा। और इसकी एग्जांपल्स भी देखें, जिसकी इसकी एग्जांपल फॉरेस्ट, पॉन्ड और कोरल रीफ है। इसकी एग्जांपल है प्रेडेटर रोल इन कंट्रोलिंग द प्रे पॉपुलेशन। इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लें, ये ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, टॉर्पुर इज अ स्टेट, एक एक कंडीशन है ऑफ रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी and body temperature that some animal enter to the conserve the energy, especially during the periods of the food scarcity, extreme temperature or inactivity। इसका मतलब ये है, एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो स्पीशीज़ होती हैं, अगर उनको फूड ठीक से नहीं मिल रही, स्कार्सिटी मतलब किल्लत हो गई है फूड की, टेम्परेचर एक्सट्रीम हो गया है, मीन्स कि उनको पानी नहीं मिल रहा, धूप बहुत ज़्यादा है, उससे बचने के लिए जो वो उनकी वो एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वो रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इस स्टेट को हम बोलते हैं टॉर्पर, ठीक है। समझ आ गए कि ये एक स्टेट है, एक कंडीशन है, या एक टाइम पीरियड है, जिसके अंदर कोई भी स्पीशी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। ताकि वो जब एक्टिविटी को रिड्यूस कर देंगे, उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, उनकी फूड भी यूटिलाइज नहीं होगी, और उनको थोड़ा सा सर्वाइव करने में हेल्प आउट होंगे, ठीक है। अच्छा, हाउ द एनिमल्स सर्वाइव इन द हॉट एंड कोल्ड इन्वायरमेंट। खुद सोचें कि जैसे हम हमारी कैटेगरी भी तो एनिमल्स के अंदर आती है ना, तो हम हॉट और कोल्ड इन्वायरमेंट में कैसे सर्वाइव करते हैं, इस तरीके से। ये जो है रूल सब पे लागू होता है, हम पढ़ेंगे इसको, मज़ीद देखेंगे। देखें, एनिमल्स हैव डेवलप्ड वेरियस एडाप्टेशन, एनिमल्स के अंदर बहुत सारी एडाप्टेशन आ गई हैं दोनों ही इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने के लिए, हॉट भी हो या कोल्ड भी हो। देखो, अब देखो जैसे उनकी एडाप्टेशन, हॉट के लिए पहले हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि डेजर्ट्स में रह रहे हैं या ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, उनका बिहेवियर एडाप्टेशन क्या होगी, नक्चुरल बिहेवियर, मैनी एनिमल्स सच एज डेजर्ट rodents and some reptiles are active during the cooler night mere hours and rest during the hot। इसका मतलब ये है कि दिन में वो नीचे ज़मीन के अंदर जाके सो जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, रेस्ट करते हैं, वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, लेकिन जैसे ही उनका टेम्परेचर ठीक हो जाता है रात के टाइम डेजर्ट्स एरियाज़ के अंदर, तो वो बाहर आ जाते हैं और अपनी वो शिकार भी करते हैं और अपनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और जैसे सीकिंग द शेड, साए के तले रहना, और माइग्रेट कर जाना एक जगह से दूसरी जगह, ये सारी एडॉप्टेशंस हैं। और साइकोलॉजी का मतलब उनकी जो बॉडी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो साइकोलॉजिकल एडॉप्टेशन होगी, मींस कि वाटर को कंजर्व करने के लिए वो क्या करेंगे। एक तो जैसे कैमल्स होते हैं, कैन गो फॉर अ लॉन्ग पीरियड विदाउट ड्रिंकिंग द वाटर एंड स्टोर इट देयर फैट रिजर्व्स। अदर एनिमल्स लाइक कैंगारो, रैट्स हो गया, ये भी इसका भी है, यूरिन को मिनिमाइज कर देते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो। अच्छा, बाकी स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस भी हैं, मेन मेन आप कॉन्सेप्ट याद रख लेंगे कौन कौन से हैं। अब हमने हॉट का तो पढ़ लिया, आप कैमल की एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और मज़ीद ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, नोक्चुरल बिहेवियर, सीकिंग शेड एंड माइग्रेशन, ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। और अगर हम कोल्ड के अब पढ़ लेते हैं कि इसका बिहेवियरल चेंज क्या होगा, हाइबरनेशन ऑफ टॉर्पर, टॉर्पर को हाइबरनेशन भी बोलेंगे। टॉर्पर अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि मिनिमाइज कर देना एक्टिविटीज़ को, तो सम एनिमल्स लाइक बियर्स हो गया हमारे पास, एंटर द हाइबरनेशन टू कंजर्व द एनर्जी। आपको पता है, आपने एक एक मूवी थी, एनिमेटेड मूवी आरजे वाली, अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद है। उसके अंदर ना सारे एनिमल्स जो होते थे ना, वो हाइबरनेशन पीरियड में चले जाते थे, रेस्ट में। पहले एक उनका ड्यूरेशन होता है जिसमें वो फूड इकट्ठा करते हैं पूरे साल के लिए, ठीक है। फिर उसको बाद में यूज़ करते हैं, और कुछ टाइम के लिए वो बिल्कुल स्लीप में चले जाते हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, ताकि वो फूड को यूटिलाइज ना करें। वो उनके उनका एक सिस्टम है, ठीक है। अब ये कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर जो बेयर होता है, वो एंटर द हाइबरनेशन टू कंजर्व द एनर्जी ड्यूरिंग द कोल्ड मंथ्स व्हेन द फूड इज स्कार्स। जब फूड बिल्कुल भी नहीं होती, तो वो उसमें रेस्ट पीरियड में चला जाता है। स्मॉलर एनिमल्स सच एज स्मॉल मैमल्स, बर्ड्स मे एंटर द टॉर्पर रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक रेट टू कंजर्व द एनर्जी। कॉन्सेप्ट वही टॉर्पर वाला है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप इसको लिख सकते हैं। और साइकोलॉजिकल एडाप्टेशन में इसका आएगा कि हीट जनरेशन, sorry, animals in a cold climate often have the high metabolic rates which helps them to generate the more internal heat।
लाइक पोलर बेयर की एग्जाम्पल फिर से दे रहे हैं आपको, इंसुलेशन भी है इसके अंदर, रिड्यूस्ड एक्टिविटी भी है। रिड्यूस्ड एक्टिविटी तो आप सबके अंदर लिख सकते हैं, चाहे सीवियर हॉट इन्वायरमेंट हो या सीवियर कोल्ड इन्वायरमेंट हो, दोनों कंडीशंस के अंदर इंसान भी अपनी एक्टिविटी को कम कर देते हैं। ठीक है, ऐसे है कि नहीं, आप खुद इसको लिख लेना। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इकोलॉजी? इकोलॉजी के मेजर जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं? बायोटिक और एबायोटिक की बात कर रहे हैं वैसे। यहाँ देखते हैं क्या बताते हैं। देखो इकोलॉजी पहले डिफाइन कर लेते हैं हम, वैसे आपने क्वेश्चन का आंसर ही देना है। यहाँ पे हम सारा सारा टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम आंसर्स नहीं पढ़ रहे। मैं आपको सारा उसके आगे पीछे जो भी है कहानी वो बता रही हूँ, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आपने इसमें से सिर्फ अपना आंसर सिलेक्ट करना है। इकोलॉजी हमारे पास स्टडी होती है इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, और ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो इंटरेक्शन है ना, उस स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। इको मीन इन्वायरमेंट, ठीक है, लॉगी मीन स्टडी। इकोलॉजी इट इन्वॉल्व्स द अंडरस्टैंडिंग हाउ द लिविंग और इंटरेक्ट विद देयर अदर एंड विद देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। अच्छा, हम हमारा जो क्वेश्चन था कि इसके कंपोनेंट्स क्या है, मेजर कंपोनेंट्स, वो यहाँ पे आ रहे हैं, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स। पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ। एबायोटिक हमारे पास होता है नॉन लिविंग फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है, एयर भी बोल सकते हैं आप इसमें, ठीक है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स हो गया, और टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है? द फिजिकल फीचर ऑफ द लैंड इंक्लूडिंग एलिवेशन, स्लोप एंड लैंड फॉर्म्स, उसके अंदर टोपोग्राफी आती है, ठीक है। और बायोटिक आपके पास क्या होता है? लिविंग फैक्टर्स, और उसमें आ जाता है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर्स, ये तो आपने पढ़े होंगे वैसे, डिकम्पोजर्स, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ये मजीद डेप्थ में बता रहे हैं। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि बायोटिक और एबायोटिक का आपको पता हो, और यही जो है मेन कंपोनेंट है इकोलॉजी के। व्हाट आर द एक्वाटिक प्रोड्यूसर्स? देखो प्रोड्यूसर्स वो कौन होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, राइट, ठीक है। अब एक्वाटिक का मतलब जो एक्वा के अंदर है, पानी के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं, हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर हमारे 2 पेपर सॉल्व हो जाएंगे। देखो aquatic producers are the organisms that produce their own food through the photosynthesis or the chemosynthesis in the aquatic environment. They forms the base of the food chain and aquatic ecosystem by the converting the light energy into the chemical energy into the organic compounds. Means कि ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, जाहिर सी बात है, जो लाइट एनर्जी होगी उसको यूटिलाइज करके अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर करेंगे। वो हमारे पास प्रोड्यूसर्स हो गया। और एक्वाटिक का मतलब जो एक्वा के अंदर है, और इसकी टाइप्स आपके पास हैं। फाइटोप्लैंक्टन, ये इसकी एग्जाम्पल है, और मैक्रोअल्जी, और एक्वाटिक प्लांट्स, और कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया, बहुत सारी टाइप्स हैं, खुद लिख लेना, ठीक है। अब पेपर 2 की तरफ चलते हैं हम। डिफाइन द पॉपुलेशन डाइवर्सिटी। पॉपुलेशन डाइवर्सिटी को हम डिफाइन करेंगे। देखिए, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी रेफर्स refers to the variety of the variations within the population of the organism, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके अंदर जो वेरिएशंस हो रही हैं, चेंजिंग्स हो रही हैं, उसके अंदर जो चेंज है, वैरायटी है, उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, ठीक है। इसके अंदर जेनेटिक चेंज भी हो सकता है, फिनोटाइपिक भी हो सकता है, इकोलॉजिकल ट्रेट्स के हवाले से भी चेंज हो सकता है। इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ द डिफरेंट इंडिविजुअल्स विद इन द पॉपुलेशन आर फ्रॉम द ईच अदर। इसका मतलब ये कि एक ही पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल एक दूसरे से किस तरफ मुख्तलिफ हैं, ठीक है।